तो अमेरिका ने इराक पर नए ताज़ा हमले किए हैं और इन हमलों के बाद 3 साल बाद अमेरिका एक बार फिर से सक्रिय हुआ है इराक में हमलों को लेकर। 2011 के बाद जब से उसने अपनी फौज वहां से हटाई थी उसके बाद, और इसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये कि उन इलाकों में जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पर जुल्म हो रहा है, उनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और इस कौम को ख़त्म करने की कोशिश ISIS की तरफ से की जा रही है। ख़ास लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पहला सवाल, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, कितना जायज़ अमेरिका का ये हमला इराक पर? देखिए, अमेरिका का इतिहास और वहाँ के जो अध्यक्ष रहे हैं वो अपना स्वार्थ और हित देख के काम करते हैं। उनको कोई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो फ़लस्तीन में करते, म्यांमार में करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि इरबिल में खुद जो है अमेरिका की सेना है और बहुत बड़ी जो है क्रिश्चियन आबादी है और फ़ौज भी है, तो अमेरिका को लगा कि अगर नहीं रोका गया है तो मेरे लिए जो है वो हालात ख़राब हो सकते हैं। तो उसने एक बहाना बनाया कि हम जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हमला कर रहे हैं। असल उसका एक अपना हित है और अमेरिका की इस बात में जो है वो ईमानदारी और दयानतदारी, सच्चाई जो बहुत कम है, बहुत कम सच्चाई। लेफ्टिनेंट जनरल मलिक, जो वजह अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा है, पहले इनकार करना और उसके बाद ये हमले करना, ये जो वजहें बताई जा रही हैं वो कितनी जायज़ है ये वजह? मसूद खान साहब, इस जो आपका सवाल है उसके सवाल के अंदर ही जवाब छिपा हुआ है जी, लेकिन हमें थोड़ा तफसील से देखना होगा कि असली हालात क्या हैं। क्या एक सार्वभौमिक देश के ऊपर जब कोई समस्या आती है और जो लोग इंसर्जेंट जो हैं, जो रिबेल्स हैं, वो उसकी सार्वभौमिकता को ख़त्म करना चाहते हैं, क्या उनको मदद देना सही था? क्या इराक के ऊपर हमला करना सही था? क्या लीबिया की जो हालत अभी हुई है और जिस तरह से कि वहाँ अभी तक वो पूरा स्टेबल नहीं हो पाया, क्या वो सही था? सवाल यह है कि शीत युद्ध के बाद में ज़्यादातर देखा गया है लड़ाई सारी संसाधनों की है जी। यानी कि जब कंपूचिया में जब करोड़ों लोग मारे गए, वहां किसी का इंटरेस्ट नहीं है। अफ्रीका में जब करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, वहां किसी का इंटरेस्ट नहीं है। जहां भी तेल है, जहां भी संसाधन है, उसी में सबको बहुत इंटरेस्ट आता है जी। तो ये सवाल संसाधनों का है जी, और हर एक आदमी ने किसी न किसी तरीके से इस इलाके पर अपना कब्जा जमाना चाहता है और वो नहीं चाहता कि किसी दूसरे आदमी का या दूसरे देश का कब्जा इस इलाके में हो जी। तो ये जो प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर जो खासतौर से जिसमें कि तेल है, इसके ऊपर जो लड़ाई चल रही है उसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा। और साथ ये कि ये जो सार्वभौमिकता जो है उसको हम कितना महत्व देते हैं जी, और साथ साथ ये भी देखना चाहिए जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है जी, उन्होंने जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं उनके अंदर भी ऐसे स्टेजेस डाल दिए हैं, ऐसी चीजें डाल दी हैं कि अगर कहीं पर हालात मानव अधिकार के खिलाफ है तो वो वहां पर संयुक्त संघ जो है अपनी सेनाएं भेज सकता है। लेकिन अमेरिका का ये हमला, ISIS को रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से बमबारी की गई है, हवाई हमले किए गए हैं इराक के उन इलाकों पर, और इसको लेकर अब सवाल ये उठ रहा है अमेरिका की इराक पर ये कार्रवाई, ये हमला कितना जायज़ है। खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। देहलवी साहब, अमेरिका का यह जो हमला है, सवाल इस बात को लेकर लगातार उठते रहे हैं जब भी अमेरिका इस तरह का कोई हमला करता है, चाहे वो इराक पर हुआ हो या फिर इससे पहले अफगानिस्तान या बाकी और जगहों पर हुआ है, या फिर इजराइल को 70 अरब डॉलर से ज़्यादा के हथियार मुहैया कराने को लेकर हुआ हो और उसके बाद उनका गाज़ा पर सैनिक कार्रवाई हो। सवाल ये, अमेरिका कौन है आखिर? आपके लोग अगर वहाँ कुछ फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने के लिए आप उन्हें निकाल सकते हैं वहाँ से। भारत के भी लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, उन्हें लाया गया वहाँ से बचाकर। ये हमले क्यों? देखिए, मुझको उम्मीद है कि मुझको थोड़ा सा वक्त देंगे जी। पहली चीज़, मुझसे पहले मलिक साहब ने, नोमानी साहब ने जो कुछ कहा या आपके पैकेज में, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। परेशानी है कि आज की तारीख में अमेरिका को ये लगता है कि वो जो कहेगा उसकी हर बात सच्चाई की लकीर है।
लीबिया को तबाह कर दिया, इराक़ को तबाह किया। ISIS हो, ओसामा बिन लादेन हो, बोको हराम हो, इन सबको जो हथियार पहुंच रहे हैं वो सारे हथियार वो हैं जो अमेरिका और उसके सहयोगी बनाते हैं। जब ये हथियार तस्कर होते हैं, पहुंचते हैं, उस वक्त कोई नहीं पहुंचता। उसको जब लगता है कि ओसामा बिन लादेन को मारना है तो वो हमले कर देते हैं जी। उनको जब लगता है कि सद्दाम किस कुएं में छुपे हैं तो पहुंच जाते हैं। उनको जब लगता है कि कज़्ज़ाफ़ी कहाँ है तो पहुंच जाते हैं। इतने दिन से उनको बोको हराम या बगदादी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। सवाल ये है कि इनको संसाधनों के लिए और किसी देश को बर्बाद करने के लिए ऐसे बागियों को, क्या वो बगदादी हो या ओसामा हो या अलकायदा हो या जितने भी विश्व के अंदर आतंकवादी संगठन हैं, उन सब का एक ही जन्मदाता और उन सब को सहयोग करने वाला एक ही है, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं जी। आज आपके कुछ सैनिक फंसते हैं तो आपको तकलीफ होती है। भारत पिछले 50 साल से चिल्ला रहा है, हम चिल्ला के कह रहे हैं कि ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर कैंप चल रहे हैं, आप हमारी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए इनकी जो ये दोहरी नीति है, मैं समझता हूँ आतंकवाद के जन्मदाता भी यही हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले भी यही हैं। और अभी 2 दिन पहले आपने कहा कि आप हमला करने जा रहे हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं? 2.5 लाख से ज़्यादा लोग सीरिया में मारे जा चुके हैं। सीरिया के बारे में अमेरिका की ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है जी। इसलिए ये पूरी की पूरी एक पॉलिसी है संसाधनों पर कब्जा करने के लिए और अपने वर्चस्व को बनाने के घेरे लिए। में अमेरिका की कार्रवाई और इसको पिनाक चक्रवर्ती साहब यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, माफ कीजिएगा बहुत वक्त बाद आपके पास पहुंच पा रहा हूँ। चक्रवर्ती साहब, सवाल इस बात को लेकर अमेरिका के खुद अंदरूनी हालात हों या फिर आने वाले वक्त में चुनाव हों, चाहे सीनेट की 100 सीटों पर हों या फिर निम्न जो सदन है उनका उसके चुनाव हो, क्या अमेरिका और ओबामा को बहुत कम वक्त में अब कुछ साबित करने की ज़रूरत है जो हालात हैं उससे निपटने के लिए, और जो हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और उस पर अमेरिका का कोई काबू नहीं है? प्रेसिडेंट ओबामा पे इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर तो है, ये तो दिस इज़ अ फैक्ट। और वहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं। रिपब्लिकन जो हार्ड लाइनर्स हैं, सेनेटर जॉन मैकेन वगैरह और उस तरह के लोग जो हैं, वो तो कई दिन से प्रेसिडेंट ओबामा को उस्का रहे हैं कि आप हमला कीजिए, इनको रोकिए। पर बड़ा कॉम्प्लेक्स डायलेमा है। जैसे बाकी पैनलिस्ट ने कहा कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, ये भी तो देखना है। पर ठीक है, जहाँ भी शुरुआत हुई थी उसका जन्मदाता कौन था वो सुना है आपने, दलवी साहब ने बोला है। बात तो सही है कि वो सीरिया में, ये आईसिस कहाँ से आया, ये भी तो सीरिया से ही आया। जब ये सीरिया में प्रेसिडेंट असाद को हटाने के रजीम चेंज का जो इनका पॉलिसी है, क्योंकि प्रेसिडेंट असाद हैड बिकम इनकन्वीनियंट फॉर देम, क्योंकि वो ईरानियन एलाई थे और उसके साथ इजराइल के साथ तो दुश्मनी है ही है, फिर हिजबुल्ला है वो भी ईरानियन एलाई है। तो प्रेसिडेंट असाद को हटाने का जो नक्शा बना था जी। ये उसका आईसिस का उत्पन्न वहीं से है जी। अब फैल गए वहाँ से, अब फैल के इराक पहुँच गए हैं। ये दोनों जो मुल्क हैं, लेबनान, सीरिया और इराक जी, ये 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फ्रेंच और बरतानिया ने एक मुल्क बनाए थे जी। ये आर्टिफिशियल कंट्रीज थे, इसमें एथनिक और बड़ी डाइवर्सिटीज़ थी, पर अभी तक तो चल रहा था, पर अब वो सब टूट गया है। बेसिकली साइक्स पिको एक्ट के अंदर, एग्रीमेंट के अंडर 1925 में ये सब बने थे जी। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि इनको बढ़ावा मिला सीरिया में, अब वो फैलने लगे और अब वो फैलने लगे और इराक में लगे। जाकर जो कुछ भी किया उसके बाद अमेरिका ने शुरुआत में इनकार कर दिया, लेकिन अब जाकर वो हवाई हमले वहां पर कर रहा है और उसकी वजहें जो बताई जा रही है, ये हमला और वो वजहें कितनी जायज़ है या फिर इसके पीछे कुछ और है। आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहिए, खास पेशकश हम जारी रखेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखा दें आगे बढ़ने से पहले। इराक में अमेरिका के हमलों का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ने की संभावना है। इराक दुनिया का बड़ा तेल उत्पादक देश है और वहां किसी भी राजनीतिक संकट से दुनिया की अर्थव्यवस्था में हलचल मचना स्वाभाविक है। इराक में ISIS के तोपखाने पर अमेरिकी विमानों ने हमला किया तो दुनिया भर के शेयर बाजार में खलबली मच गई। इस हमले की आशंका से विश्व बाजार में लंबे समय से चिंता देखी जा रही थी। ओबामा ने जब इराक पर हमले का फैसला किया तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया, जिसका सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इराक तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। दुनिया के कुल तेल भंडारों में से 11% इराक में मौजूद है। ऐसे में दुनिया के तेल बाजार में इराक की खासी अहमियत है और किसी भी तरह के जमीनी या राजनीतिक संकट का सीधा असर तेल के दाम पर पड़ता है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
लेफ्टिनेंट जनरल मलिक, सवाल इस बात को लेकर अमेरिका के इस रुख को इतना वक्त बाद क्यों बदला वो? अगर आसपास के हालातों पर हम गौर करें, इराक, लीबिया, सीरिया, गाज़ा और जो दूसरे जगहों पर भी हालात इस वक्त मुख्तलिफ हैं, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट से हैं और इसको लेकर छोटे छोटे युद्ध और हमले वहाँ पर लगातार होते रहे हैं। अब ऐसे में अमेरिका का अब आगे आना बचाने के लिए युद्ध पीड़ितों को, माइनॉरिटीज़ का इसका हवाला दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि हमारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और अगर इन्हें अब नहीं रोका गया तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। देखिए, जो चक्रवर्ती साहब ने बात कही है वो बड़ी मुकम्मल बात कही है और बड़ी सही बात कही है। हमें हर एक चीज़ की पृष्ठभूमि देखना पड़ेगा। 1925 में जब ये देश किए गए थे और उसके बाद में जिस तरह से चल रहा था, उसके अंदर जो खलबली मची है और ये जो असाद साहब को हटाने की बात थी, एक छोटा सा मैं आपके दर्शकों को जरा बता दूं जी। अभी केमिकल वारफेयर कन्वेंशन हुई थी और उसमें डिस्कशन हुए थे कि वहां पर टीम भेजी जानी चाहिए थी कि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किसने किया। जब तक सीरिया के ऊपर शक था तो सब बड़े जोश गर्मी से इसको फॉलो अप किया जा रहा था। जैसे ही शक पहुंचा कि नहीं और रेबल्स ने यूज किया था, एकदम से उनका इंटरेस्ट डाउन हो गया और कहा कि नहीं, हमें ये देखना है कि इस्तेमाल हुए कि नहीं, किसने किए, इसको छोड़ दीजिए। तो जाहिर ये है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसकी तरफ भी बाकी वक्ताओं ने इशारा किया, चाहे बोको हराम हो, ISIS हो या बाकी के ये जो ग्रुप जो इकट्ठा हो रहे हैं, इन सबको जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल यानी कि जो एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं, उनका इसमें बड़ा भारी इंटरेस्ट है। लेकिन मलिक साहब, जब भी इस तरह की बातें सामने आती है कि एक रूस ही है जो अमेरिका की मुखालफत में खड़ा होता है, बाकी अमूमन जो दूसरे बड़े देश हैं जो कि UN के स्थायी मेंबर भी हैं, वो चुप रहते हैं। इसीलिए कि जहां तक देखिए, दो चीजें यहां पर काम करती हैं। पहली बात तो है कि प्राकृतिक संसाधनों का अगर मेरे पास में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो जो मेरे खिलाफ है उसके कंट्रोल में भी नहीं जाना चाहिए जी। और दूसरी बात है, ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जितने भी ये संघर्ष होते हैं, वो दोनों साइड को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि उनका जो धंधा है वो चलता रहता है, शेयर बाजार में उनके शेयर जो है उठते रहते हैं। और जहां तक संयुक्त राष्ट्र का सवाल है, वो जिस तरह से उसकी संगठना अभी तक है, जिसमें कि वो पुराने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाले देश, चाहे उनके पास में शक्ति हो या ना हो, वो वहां पर आधिपत्य जमाए बैठे हैं और बाकी लोग जो कि असर डाल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन में, वो वहां पर नहीं है। तो ऐसी घटनाओं में ये देश जो है वो अमेरिका के पीछे हैं, चुप रहते हैं, उसकी मुखालफत नहीं करते हैं। जी दिलवी साहब, उसी तरह से बिल्कुल वो उसके पीछे हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, और ये जरा ध्यान में देने की बात है कि जितने भी ये सोल्यूशन, क्विक सोल्यूशन देखे जाते हैं, बाद में यही प्रॉब्लम बन जाते हैं। इराक में सोल्यूशन ढूंढा गया, क्विक सोल्यूशन, वजह भी गलत थी, लेकिन वो सोल्यूशन ही प्रॉब्लम बन गया। अफगानिस्तान में क्विक सोल्यूशन हमले को माना गया और वही भी प्रॉब्लम बन गया। वही लीबिया में क्विक सोल्यूशन, वही अभी जो है प्रॉब्लम बन गया। हालात सीरिया के भी बहुत खराब है। जी दिलवी साहब, देखिए, बिल्कुल मैं मलिक साहब की बात ही को, मलिक साहब की बात करना बड़ा आसान है जी। मैं मलिक साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए तो संक्षेप में 2-3 बातें कह रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिका जो है वो सिर्फ किसी मुल्क पे कंट्रोल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कब्जा, उसकी एक पहली पॉलिसी है। दूसरी चीज़ ये है, एक छोटा सा उदाहरण देखिए, आज गाज़ा और फ़लस्तीन की हम बात कर रहे हैं। फ़लस्तीन के मुद्दे को अमन की राह तक लाने में जिस आदमी ने सबसे बड़ा कुर्बानी दी, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह की, यासर अराफात जी। यासर अराफात के साथ अमेरिका ने क्या कुछ किया और उनके मुकाबले पे चरमपंथियों को जो पूरी मदद की वो किसने की थी। लिहाजा अमेरिका की एक निकाह थी, सिर्फ सिंगल पॉइंट फार्मूला ये है कि दुनिया के इकोनॉमिकल, सोशल और मिलिट्रियल जितने भी संसाधन, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको किस तरीके से करा जाए। और जो अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, आज अफ्रीका पूरी तरीके से जल रहा है, नाइजीरिया से लेके और ईस्टर्न अफ्रीका तक जो कुछ हो रहा है वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है।
वहां पे कोई तवज्जो देने वाला नहीं। लेकिन अरब मुल्क इसलिए भी तो खामोश है। अरब मुल्क खामोश हैं। अरब मुल्कों को सीधी बात यह है कि वो तो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है कि आपका माल हमारे यहाँ है, हम आपकी एटीएम मशीन है, आप पैसा आके निकाल के ले जाइए। लेकिन अब दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा, भारत जैसे देशों को खड़ा होना पड़ेगा, और अब हमको कहना पड़ेगा, क्योंकि हम आतंकवाद से सबसे ज्यादा ग्रस्त हो रहे हैं। इसलिए अब हमको अमेरिका की आंख में आंख डाल के कि हमको खाली वीजा मिल जाए और हम खुश हो जाएं कि हमारे प्रधानमंत्री को वीजा मिल गई, नहीं, बल्कि अब उसकी आंख में आंख डाल के कहना पड़ेगा कि अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो हमारी पॉलिसी पर चलना पड़ेगा, और सख्ती सिर्फ आपके सैनिक पकड़े जाएं या आपके सैनिकों को पसंद कर रहा है और आप कार्रवाई करें, नहीं, बल्कि हमारी भी चिंताओं को शामिल करके तब आप विश्व से आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। पिनाक चक्रवर्ती साहब, सैमुअल पी हॉन्टिंगटन की बुक आई थी, आपको याद होगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, और इसके लिए कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं इसके लिए जिम्मेदार होंगे, इसमें इस बात का जिक्र किया गया था। क्या ये जो अलग अलग जगहों पर, जो इराक, लीबिया, सीरिया, गाज़ा और बाकी और जगहों पर जो छोटे छोटे युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या ये इसके लिए ये जो थ्योरी, बेसिक थ्योरी उनकी तरफ से पेश की गई थी, उसी की तरफ ये सब कुछ हो रहा है, उसी की दिशा में? मैं नहीं मानता कि सैमुअल हंटिंगटन की जो सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी है कि उसमें वो सत्य है, वो नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये पावर पॉलिटिक्स देख रहे हैं, इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स चल रहा है। इसमें एथनिक डिविजन्स भी हैं, क्योंकि मुसलमान आपस में भी लड़ रहे हैं, बिल्कुल, ये भी तो एक समस्या है। तो इसमें क्लैश ऑफ लेकिन इसके पीछे सिविलाइजेशंस दिमाग नहीं किसका है। है? सवाल हंटिंगटन इसको कहता लेकर भी है कि लगातार उठते रहे इस्लामिक, हैं। हिंदू, जूइश, क्रिश्चियन ये आपस में लड़ेंगे, पर वो तो नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वाकई में वो है कि मुसलमान के साथ भी लड़ रहा है और आपस में लड़ रहे हैं ऑन एथनिक डिविजन्स, ऑन रीजनल डिविजन्स, ये सब हो रहा है। और एक बात बहुत सही कहा इन्होंने, दलवी साहब ने, कि अरब मुल्क जो हैं, जो बड़े इन्फ्लुएंशियल बड़े अरब मुल्क हैं, एकदम खामोश हैं। क्योंकि अब देखिए गाजा में जो हुआ उसमें भी उन्होंने खामोशी बरकरार रखी अपनी, क्योंकि वहां पे हमस पे मतलब वार हो रहा था, क्योंकि और वो हमस से चिढ़ते हैं, इसलिए ठीक है मारने दो इजरायलियों को। दूसरी लेकिन बात, उसमें आम नागरिक ज्यादा मारे गए, हमास के कितने लोग मारे गए? वो तो सही बात है, बच्चे, महिलाएं ज्यादा मारे गए वहां पर, कंट्रोल हमास का है, इसलिए हमास वो देख रहे थे कि हमास की पिटाई हो रही है एक तरह से। और सीरिया में देखिए क्या हुआ। सीरिया में असद को निकालने के लिए सऊदी अरेबिया, टर्की और अमेरिका और EU ये सब ने मिलके किया, और टर्की से वहां सामान जाता था CIA का। इंचरलिक बोल के बहुत बड़ा नेटो बेस है बॉर्डर में, जहां पे CIA का बहुत बड़ा स्टेशन है, वहीं से माल जा रहा था और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ कि असद को किसी तरह से निकालिए। और आज वो फैलते फैलते आईसिस बन के अब आधा इराक भी उसने हड़प लिया है ऑलमोस्ट। पर बात यह है कि बहुत से निर्दोष लोगों को मारने के बाद अब अमेरिका इस पर हमला। ISIS को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लगातार इराक के बहुत से हिस्सों पर वो कब्जा कर रहा है। अब जब वो कुर्दिश इलाकों की तरफ बढ़ रहा था, जहां पर माइनॉरिटीज़ रहते हैं, चाहे वो ईसाई हों या फिर यजीदी हों, उन्हें बचाने के लिए अब अमेरिका आगे आया है। उसने उसकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि उसके वहाँ पर अपने सैनिक हैं, अपने राजनयिक उसके वहाँ पर हैं और ये उनकी जान ख़तरे में है, लिहाजा इन्हें बचाने के लिए वो ये हवाई हमले कर रहा है। कल हवाई हमले किए गए थे, हालांकि ISIS के कितने आतंकी इस हवाई हमले में मारे गए हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर अमेरिका का ये हमला इराक पर कितना जायज़ है। ख़ास लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नुमानी साहब, अमेरिका जो कुछ भी करता आ रहा है या कर रहा है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, इराक हो, इजिप्ट में जो आंदोलन हुआ था सत्ता परिवर्तन को लेकर, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उसी का दिमाग को लेकर आरोप उस पर ये लगते रहे हैं, और उसके बाद अब इराक, लीबिया, सीरिया, गाज़ा, तमाम जगहों पर अगर हम हालात देखते हैं तब अमेरिका इसके पीछे जो वजहें देता आ रहा है, एक कल्चरल डिफरेंसेस की बात से हालांकि पिनाक चक्रवर्ती साहब इनकार कर रहे हैं, लेकिन क्या ये इस तरफ इशारा है कि अपनी सभ्यता को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में सब कुछ हो रहा है, चाहे वो ISIS का अपना दिमाग हो, एक मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम हुकूमत, या एक बार फिर से खलीफा बना दिया जाना अबू बकर अल बगदादी को? देखिए, अमेरिका के सामने जो है, आप शुरू से देखें तो 2-3 बातें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो ये कि आपने देखा हो कि पहले के जो प्रेसिडेंट से अमेरिका के, जब भी चुनाव का समय आता था या करीब होता था, साल 6 महीने रह जाते थे, तो कहीं न कहीं जो है
वो इस तरह के हालात पैदा करके वो हमला कर देता था और ये दिखाने की कोशिश वो करता था कि जो है अमेरिकियों की सुरक्षा जो है वो मेरे हाथ है। एक बात। दूसरी बात ये कि अमेरिका जो है वो मूल रूप से बुनियादी तौर पे वो बनिया है, वो तो हथियारों को बेचने का भी जो है एक मामला है। ये जितने लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों तरफ के लोग, चाहे उधर के हों या इधर को, दोनों को हथियार जो है वो अमेरिका देता है। तो जब तक जो है हालात खराब रहेंगे, हथियारों की जो है वो बिक्री होती रहेगी। तो ये जो है वो अगर जो है वो एक तरफ कर देगा मारपीट के, जो ऐसा नहीं करेगा, वो एक जो है एक सीमा तक जो है वो जाने देता है। जब देखा कि मामला जो है अब हमारे हाथ से निकल जाएगा तो फिर ये कार्रवाई करता है। ओसामा बिन लादेन को इसी ने पैदा किया है और ये बगदादी जो है ये इसी का आदमी बनाया हुआ है। नूरुल मालिकी को जो इसी ने जो है मुसल्लत किया, जिसकी वजह से इराक में जो है वो हालात खराब हुए। तो सद्दाम को कैसे हटाया और कर्नल कज़ाफी को कैसे हटाया, अफगानिस्तान में कैसे किया। तो अफगानिस्तान और इराक जो है और लीबिया जो है, जो खनिज पदार्थ है और जो है कुदरती वसाइल जो है, ये कब्जा करने का मामला जैसे अभी की बताया, ये जो बहुत अहम है। और अफगानिस्तान में भी गरीब देश है, लेकिन वहाँ जो खनिज पदार्थ है, कुछ चीज़ें जो है जैसे जो है पत्थर या जो और चीज़ें जो है वो बहुत कीमती है, जो बिजली बनाने में और कई कामों में, तो ये जो है वो कब्जा करने का मामला है। तो वहां से वो फायदा उठा रहा है वो पूरी तरह से। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस मलिक, अमेरिका पर दूसरे देशों को अस्थिर करने के आरोप पहले भी लगते रहे। जब तक बनाए नहीं रखेगा अमेरिका जो वार स्थिति, तो हथियार की बिक्री नहीं होगी और इसको फायदा नहीं होगा। ये दोनों तरफ फायदा उठा रहा है। ठीक है, वक्त कम है। लेफ्टिनेंट जनरल मलिक साहब, अमेरिका पर अस्थिर करने के आरोप पहले भी लगते रहे और दूसरे देशों को, सोवियत संघ का विभाजन या कोई और मसला हो, लेकिन सवाल ये, अगर युद्ध पीड़ितों को निकालने की बात हो, उनको बचाने की बात हो, युद्ध पीड़ित तो सभी एक जैसे होते हैं जो अलग अलग जगहों पर हो रहा है, फिर अमेरिका बाकी जगहों पर चुपचाप होकर ये क्यों देखता है? माइनॉरिटीज का नाम लेकर, उनका हवाला देकर अब वो उन्हें बचाने आगे क्यों आ रहा है? देखिए, ये जो विवाद चल रहा है और ये जो संघर्ष चल रहा है, इसमें राजनीति, कूटनीति और साथ में संसाधनों की लड़ाई और धर्म, ये सब उलझे हुए हैं। लेकिन असली जो लड़ाई है वो है सत्ता की, कि इस इलाके पर किसका कंट्रोल है जी। उसको कुछ लोग जो है वो धार्मिक जामा पहना देते हैं और सबको लगता है कि धार्मिक युद्ध है। कोई धार्मिक युद्ध नहीं है, ये सारी जो है कि कंट्रोल वाली बात है। अगर जिस इलाके में इरबिल की बात चल रही है, वहां पर अल्पसंख्यक चाहे कोई भी हो, अगर इरबिल के इलाके में तेल कंपनियों का गढ़ना होता और ये इराक के जो नॉर्थ में जो है ये तेल की बात ना होती जी, तब कौन उनको बचाने जाता? ठीक। अल्पसंख्यक हमेशा उगस जाते हैं, ये समझने लगते हैं कि हमारा कोई खैर ख्वाह, कोई किसी का खैर ख्वाह नहीं है। ये देशों का जहां तक सवाल है, वो अपनी नीतियों को सर्वोपरि रखते हैं। ठीक है। और उन नीतियों में सबसे अहम जो बात आती है वो ये कि मेरी सत्ता, मेरा कंट्रोल संसाधनों पर और बाकी लोगों पर हो, वो बरकरार रहे और वो बाकी लोगों पर। वक्त कम है, चूंकि आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर पिनाक चक्रवर्ती साहब, जैसा कि जिक्र लेफ्टिनेंट जनरल बीएस मलिक साहब कर रहे हैं, इसके अलावा ये जो हालात दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जगहों पर, इराक के आसपास के जो हालात, चाहे वो सीरिया का हो, उसके बाद लीबिया हो, बाकी और जगहें हो, ISIS का आगे बढ़ना, इराक पर कब्जा करना, दूसरी तरफ हमास के साथ युद्ध के नाम पर इजराइल का गाजा पर हमला करना, ये चीजें कितनी आपको मिली जुली आगे बढ़ती हुई एक साथ दिखाई दे रही हैं? देखिए, गाजा का जो मामला है हमास और इजराइल का, वो आईसिस से कोई खास ताल्लुक नहीं है उसका। पर आईसिस का आपका सवाल है बेसिकली आज प्रोग्राम में कि क्या आईसिस को अमेरिका रोक पाएगी। मुझे लगता है आईसिस को अमेरिका रोक पाएगी कुछ हद तक। उसका एडवांस जो है अरबील तक वो शायद रुक जाए, और पर आईसिस को पीछे धकेलना वो एक दूसरी बात है, क्योंकि उसमें ग्राउंड ट्रूप्स लगेंगे और ग्राउंड ट्रूप्स अमेरिका अभी लगाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि इलेक्शन का मामला है। ओबामा तो वैसे ही विड्रॉ कर चुके थे इराक से, पर वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इराक में पैदा हुआ। पहले सुन्नी राज करते थे, अब शिया राज करते हैं। इस तरह का जो डिवीजन वहां हुआ, लेकिन अमेरिका रुक जाए, आईसिस का एडवांस शायद रुक जाए, पर उसमें फिर अमेरिका विल डिक्लेयर विक्ट्री एंड से कि हमने रोक दिया उसको, और फिर आगे कार्रवाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, चूंकि आप तमाम लोगों का यहां पर आने के लिए शुक्रिया। बड़ा सवाल ISIS को क्या रोक पाएगा अमेरिका, और जो हमला उसने किया है वो कितना जायज है।